हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल सीटेट एंड केवीएस क्लासेस। माई सेल्फ मौसमी। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो आज हम लोग हिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, हमारी एनसीईआरटी की बुक हिस्ट्री क्लास 7th। आज से हमारी क्लास 7th की चैप्टर जो है वो शुरू हो जाएगी। हमारी जो क्लास 6 की जितनी भी चैप्टर थी वो हमने कंप्लीट कर ली है। जिसने भी नहीं देखी है वो लोग प्लेलिस्ट में जाके वीडियो को देख सकते हैं। तो आज से हमारा क्लास 7th जो है वो शुरू हो रहा है। अब हम लोग इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, ठीक है, जितने भी आपके क्लास 7th में जितने भी इम्पोर्टेंट चैप्टर दिए गए हैं उन सारे चैप्टर को पहले कंप्लीट करेंगे, ठीक है। अब बाकी जो चैप्टर आपके बच जाते हैं जिस पर ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट्स आपके नहीं है या फिर क्वेश्चन उससे देखने को नहीं मिलते हैं, उन सभी को एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर है? तो अभी हमारे लिए ज़रूरी है कि जो भी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चाहे वो 10th के हो या फिर आपके क्लास 8 के हो, उन सभी को पहले कंप्लीट कर लिया जाए, ठीक है। और बाकी जो रहेंगे चैप्टर आपके जिससे उतने क्वेश्चन नहीं पूछे जाते या फिर उतने इम्पोर्टेंट पॉइंट्स उसमें नहीं है, तो उन सभी को एक क्लास में हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। क्लास 7th हमारा चैप्टर 1, ठीक है। क्या है वो आपका? 1000 वर्ष के दौरान हुए परिवर्तनों की पड़ताल, यानी 1000 वर्ष के दौरान जो परिवर्तन हुए थी उसकी खोज, ठीक है, उसकी पड़ताल यानी उसकी खोज। तो वो क्या था? तो देखिए, 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों के लिए किया था, ठीक है। तो जैसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो क्या होगा? मिन्हाज ए सिराज ने किया था। और किन इलाकों के लिए किया था ये शब्द का प्रयोग? तो पंजाब, हरियाणा, गंगा यमुना के बीच स्थित इलाकों के लिए किया था, ठीक है। कब? 13वीं सदी में फारसी के इतिहासकार। क्लियर? 13वीं सदी में क्या हुआ था? फारसी के जो इतिहासकार थे मिन्हाज ए सिराज, ठीक है, इनका नाम याद रखिएगा, मिन्हाज ए सिराज ने हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, ठीक है, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच के स्थित इलाकों के लिए किया था। किसने किया था हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग? तो मिन्हाज ए सिराज ने, ठीक है। कब किया था? 13वीं सदी में। और किसके लिए किया था? तो पंजाब, हरियाणा और गंगा यमुना के बीच जितने भी इलाके थे उन सभी के लिए हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग किया था। नेक्स्ट है अभिलेखागार। अभिलेखागार क्या है? तो ऐसा स्थान जहां दस्तावेजों और पांडुलिपियों को संग्रहित किया जाता है, यानी कि ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपि को संग्रहित किया जाता है, यानी इकट्ठा करके रखा जाता है। तो आपका पांडुलिपि क्या है? आप लोग को पता होगा। तो पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि क्या है? पांडुलिपि उस दस्तावेज को कहते हैं जो एक व्यक्ति या अनेक व्यक्ति द्वारा हाथ से लिखी गई है, यानी वो दस्तावेज जो एक व्यक्ति हो या फिर अनेक व्यक्ति के द्वारा हाथों से लिखी गई होती है उसे हम पांडुलिपि कहते हैं, ठीक है। और दस्तावेज यानी बहुत इंपॉर्टेंट जो फाइल जिसे भी कहते हैं, ठीक है, कि फाइल दस्तावेज है, उस सभी को एक जगह इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। तो अभिलेखागार क्या है? एक ऐसा स्थान है जहां, नाम से समझने की कोशिश कीजिएगा, अभिलेखागार यानी कि लिखा हुआ पूरा, जहां पे बहुत सारे लिखे हुए पुराने चीजों का संग्रह रहता है, यानी कि इकट्ठा करके रखा जाता है, ठीक है। और लेखागार हाथों से लिखा हुआ, ठीक है, ऐसा स्थान जहां दस्तावेज और पांडुलिपि यानी जो हाथों से लिखा हुआ होता है उसे पांडुलिपि कहते हैं, संग्रहित किया जाता है। क्लियर है? तो आज सभी राष्ट्रीय और राज्य सरकारों की अभिलेखागार
होते हैं, यानी जितने भी राष्ट्र और राज्य सरकार जो है उन सभी के अभिलेखागार होते हैं, जहां वे क्या करते हैं, अपने तमाम पुराने सरकारी अभिलेख और लेन देन के जो ब्यौरा रहता है, यानी कि एक रिकॉर्ड, लेन देन का, हर चीज का एक रिकॉर्ड उसे रखते हैं। तो हर जगह क्या होता है, अभिलेखागार होता है, जहाँ पे पुराने दस्तावेजों को रखा जाता है, यानी जो लेन देन का जो भी रिपोर्ट है, जो भी चीज है, उन सभी को एक जगह एकत्रित करके रखा जाता है। और पांडुलिपि यानी कि हाथों से लिखा, पांडुलिपि वो दस्तावेज जिसे व्यक्ति, एक व्यक्ति या फिर अनेक व्यक्ति द्वारा हाथों से लिखा जाता है। क्लियर है यहाँ तक? अब नेक्स्ट देख लीजिए, नस्तलीक लिपि और सिफसस्त लिपि क्या है। तो लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियां है। क्या है? नस्तलीक लिपि और सिफसस्त लिपि क्या है? लिखावट की भिन्न प्रकार की शैलियां, यानी जो हम लिखते हैं उसकी ही एक शैलियां है। ठीक है। अब नस्तलिपि क्या है? नस्तलिपि में वर्ण जोड़कर, ठीक है, धारा प्रवाह के रूप में लिखे जाते, यानी कि जैसे वर्ण है उन्हें जोड़ के, एक दूसरे से जोड़ के धारा प्रवाह यानी कि बिना रुके, ठीक है, एक धारा में लिखे जाते हैं। जबकि सिफसस्त लिपि क्या है? अधिक संघन, संक्षिप्त और कठिन है। ठीक है, ये क्या है? अधिक संघन है, कठिन है। क्लियर है? तो नस्तलीक लिपि क्या है? जब वर्ण जोड़कर धारा प्रवाह रूप में लिखे जाते हैं, यानी कि जैसे वर्ण है, बहुत सारे वर्ण है, उन सभी को जोड़ के एक साथ धारा प्रवाह में, ठीक है, बिना रुके लिखते हैं, उसे कहते हैं नस्तलीक लिपि। और सिफसस्त लिपि ये क्या होता है? सिफसस्त लिपि अधिक संघन होता है, यानी बड़ा होता है, संक्षिप्त में होता है, कठिन होता है ये। क्लियर है यहाँ तक? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, मुसलमान किसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं, यानी मुस्लिम जो होते हैं वो लोग किसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? तो कुरान शरीफ को अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं। ठीक है। इन लोग का क्या मानना है? मुसलमान जो होते हैं वो केवल एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी कि केवल एक ईश्वर, एक ईश्वर, वो कौन है? अल्लाह। ठीक है। मुसलमान किसे अपना धर्म ग्रंथ मानते हैं? तो कुरान शरीफ को मानते हैं। और मुसलमान केवल एक ईश्वर यानी कि अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी इनका मानना है कि सिर्फ एक ही ईश्वर होते हैं, वो है अल्लाह। उन्हीं के अनुसार सब कुछ होता है, उनके अनुसार सब कुछ चलता है। ठीक है, वही हमारे देवता है, सब कुछ। आप लोग देखे भी होंगे कि जैसे हम लोग हिंदुओं में क्या होता है कि बहुत सारे देवता हैं। ठीक है, बहुत सारे, राम जी है, हनुमान जी है, मतलब बहुत सारे देवता है, कृष्ण है, शिव है, बहुत है। लेकिन मुसलमानों में क्या होता है? सिर्फ एक ईश्वर। उन लोग का क्या मानना है? सिर्फ एक ईश्वर होते हैं, और वो कौन है? वो है अल्लाह। ठीक है, क्लियर है? तो केवल एक अल्लाह है कि सत्ता को ही वो लोग स्वीकार करते हैं, जिसका प्रेम, करुणा, उदारता अपने में आस्था रखने वाले हर व्यक्ति को गले लगाता है। ठीक है, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी रही हो, चाहे उस व्यक्ति की सामाजिक पृष्ठभूमि जो है वो कुछ भी रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो सभी को स्वीकार करते हैं, वो गले लगाते हैं। क्लियर है? तो इस चीज को ध्यान रखिएगा कि मुसलमानों का जो अपना धर्म ग्रंथ है वो किसे मानते हैं? तो कुरान शरीफ को मानते हैं। और उनका क्या मानना है? वो एक ईश्वर अल्लाह की सत्ता को स्वीकार करते हैं, यानी उनका मानना है कि एक ही ईश्वर होते हैं, वो है अल्लाह। नेक्स्ट देखिए, कुरान शरीफ का संदेश भारत कैसे पहुंचा। अब जो कुरान शरीफ था, जो मुसलमानों का धर्म ग्रंथ था, उनका संदेश जो है वो भारत कैसे पहुंचा? तो 7वीं सदी में व्यापारियों और अप्रवासियों के जरिए पहुंचा था। कैसे पहुंचा था? 7वीं सदी में पहुंचा था। व्यापारी और अप्रवासियों जो थे उनके जरिए ये भारत पहुंचा था कुरान शरीफ का संदेश। कई शासक इस्लाम और विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा को संरक्षण देते थे।
क्लियर है। अब ये उलेमा क्या है, उलेमा क्या है, तो उलेमा इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री थे। ठीक है, उलेमा क्या थे, इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री थे जो पवित्र धर्म ग्रंथ कुरान की अलग अलग तरह से व्याख्या करते थे। यानी उलेमा जो है वो कौन थे, इस्लाम के विद्वान धर्मशास्त्री और न्याय शास्त्री थे जो पवित्र ग्रंथ कुरान का अलग अलग तरीके से क्या करते थे, व्याख्या करते थे, यानी उसके बारे में बताते थे। क्लियर। तो कई शासक इस्लाम और कई विद्वान धर्मशास्त्रियों और न्याय शास्त्रियों अर्थात उलेमा, जिसे क्या कहते थे, उलेमा का संरक्षण देते थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं शिया और सुन्नी में क्या अंतर है। ठीक है, तो मुसलमानों में कुछ शिया थे जो पैगंबर साहब के दामाद अली को मुसलमान का विधि समता नेता मानते थे। किसे मानते थे, अली को मुसलमानों का विधि समता नेता मानते थे। वो क्या होते थे, शिया होते थे। ठीक है, और कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। अब ये खलीफा क्या होता है, तो आरंभिक दौर में इस्लाम धर्म का नेतृत्व करने वाला जो इस्लाम धर्म का नेतृत्व करता था उसे खलीफा कहलाते थे। ठीक है, तो सुन्नी क्या था, खलीफाओं के प्रभुत्व करने वाले को स्वीकार करता था। ठीक है, कुछ सुन्नी थे जो खलीफाओं के, यानी कि खलीफा जो इस्लाम धर्म का नेतृत्व करता था के प्रभुत्व को स्वीकार करते थे। क्लियर। नेक्स्ट, इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। ठीक है, इतिहासकारों ने भारत के इतिहास को 3 युगों में बांटा था। कौन सा था, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। ठीक है, हिंदू, मुस्लिम और ब्रिटिश। अब एक और चीज जान लेते हैं कि मध्यकालीन इतिहास में, मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हमें क्या जानकारी मिलती है, यानी किन चीजों के बारे में जानकारी मिलती है। तो पहला जो है कि कृषक समाजों के विस्तार, यानी कि ये समझ में आ गया था कि कृषक समाज जो है, कृषक समाज का विस्तार होने लगा था। ठीक है, ये फैलने लगा था। क्षेत्रीय और साम्राज्यिक राज्यों का उदय होने लगा था, यानी कि क्षेत्र और जो साम्राज्यिक राज्य थे उनका विकास होने लगा, उनका उदय होने लगा। प्रधान धर्म के रूप में हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म का विकास हुआ। अब क्या होने लगा कि प्रधान धर्म के रूप में हिंदू धर्म और इस्लाम धर्म, इन धर्मों का विकास होना शुरू हो गया था। कब, मध्यकालीन इतिहास में। ठीक है, नेक्स्ट जो था कि यूरोप से व्यापारी कंपनी का आगमन। ठीक है, यानी यूरोप से व्यापारी कंपनी जो थी उसका आगमन होना शुरू हो गया। क्लियर है। तो ये चैप्टर जो है क्लास 7 चैप्टर 1 जो है ये आपका कंप्लीट हो गया है, यानी कि इसमें इतना ही था। ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जो भी जरूरी थी वो आपकी करवा दी गई। इससे एक्स्ट्रा ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर ये था भी नहीं, इसमें कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो आपको बता दिया गया है। अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। तो चलिए नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं, हमारा चैप्टर 2। ठीक है, जो है नए राजा और उनके राज्य। इसके भी हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं, ज़्यादा इसमें नहीं है, कम ही है, तो उसे भी हम आज की क्लास में देख ले रहे हैं। तो क्या है हमारा, राजा लोग माथत या सामंत से क्या उम्मीद रखते थे। तो सबसे पहले जानते हैं कि माथत और सामंत जो है ये है क्या। ठीक है, तो 7वीं सदी में, यानी 7वीं सदी में क्या हुआ था, जो बड़े भूस्वामी और योद्धा थे जिनके पास जमीनें ज़्यादा होती थी या योद्धा थे, वो लोग क्या किए, अस्तित्व में आने लगे, यानी वो लोग सामने आने लगे, उनका पता चलने लगा। ठीक है, तो राजा ने उन्हें माथत और सामंत के नाम से उसे बुलाने लग गए। ठीक है, अब राजा जो थे ये माथत और सामंत से उम्मीद क्या रखते थे, किस चीज की उम्मीद रखते थे, क्योंकि माथत और सामंत तो नाम जो है वो राजा ने दिया था।
ठीक है, जब योद्धा और जिनके पास ज़्यादा ज़मीनें होती थी, ज़्यादा भूमि होती थी, वो जब सामने आने लगे तब। लेकिन उनसे वो उम्मीद क्या रखते थे कि वे राजा और स्वामी के लिए उपहार लाएंगे। अब वो लोग क्या करेंगे, उपहार लेके आएंगे, उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे। यानी कि जब भी वो लोग आएंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले राजा के दरबार में हाजिरी लगाएंगे, यानी कि वहां जाके आपको सामने खड़े हो जाना है। ठीक है, रोज आप जब भी आ रहे हो तब आप पहले राजा से जाओ मिलने के लिए, उनके सामने खड़े हो जाओ। ठीक है, तो हाजिरी लगाएंगे और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करेंगे। और जब भी राजा को जरूरत पड़ती है सैन्य सहायता की, किसी भी चीज़ में, युद्ध में, किसी भी चीज़ में, तब वो लोग उनके लिए वहाँ पे रहे। ठीक है, क्लियर हो गया है। माथत और सामंत कौन थे, 7वीं सदी में जो जिनके पास भूमि ज़्यादा होती थी, ठीक है, या फिर जो युद्ध में अच्छे थे, वो लोग क्या होने लगे, अस्तित्व में आने लगे। ठीक है, यानी कि उनका पता चलने लगा, तो राजा उन्हें क्या कहने लगे, माथत और सामंत। अब राजा इनसे उम्मीद क्या रखते थे कि जब भी वो लोग आएंगे तो राजा के लिए या वहाँ के जो भी स्वामी है उनके लिए उपहार लेके आएंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें लेके आएंगे उपहार के तौर पे, उनके दरबार में हाजिरी लगाएंगे। यानी कि जब भी वो आते तो सबसे पहले दरबार में राजा के पास जाए, उनके सामने खड़े हो जाए। ठीक है, उनके सामने सबसे पहले उन्हें आना है और उन्हें सैन्य सहायता प्रदान करे। और जब भी राजा को जरूरत पड़े सैनिकों की युद्ध के लिए या किसी भी चीज़ के लिए, तब वो क्या करे, उन्हें सैन्य सहायता भी दे, उसके लिए सिपाही के रूप में उसके लिए खड़े भी रहें। क्लियर है। अब नेक्स्ट देखिए, महासामंत और महामंडलेश्वर से क्या तात्पर्य है। अब ये क्या है, तो अधिक सत्ता और संपदा हासिल करने पर, ठीक है, जब ज़्यादा संपदा, ज़्यादा सत्ता जो है वो हासिल कर लिए, तब क्या हुआ, सामंत अपने को महासामंत या महामंडलेश्वर यानी कि पूरे मंडल का महान स्वामी घोषित कर देते थे। ठीक है, क्या करते थे, अधिक सत्ता और संपदा, जब अधिक सत्ता या संपदा, अधिक चीज प्राप्त हो जाती है तो इंसान का क्या होता है, दिमाग थोड़ा डोल जाता है। ठीक है, अपने आप को वो क्या समझ लेता है, महान, अपने आप को ऊंचे पद पे वो खुद ही रखना शुरू कर देता है। तो वैसे ही इनका भी हाल था, अधिक सत्ता और संपदा जब इन्होंने हासिल कर लिया तो सामंत अपने आप को महासामंत, यानी कि अब उनके पास सब कुछ आ गया ऐसा उनको फील होता है। ठीक है, और अपने आप को खुद ही घोषित कर देते हैं कि मैं महासामंत हूँ, यानी कि मेरा पद अब ऊंचा है। ठीक है, और महामंडलेश्वर यानी पूरे मंडल का महान स्वामी, यानी वो जो मंडल है उसका महान स्वामी वो हो गया। क्यों, क्योंकि उसके पास ज़्यादा संपदा है। ठीक है, और क्या करते हैं वो लोग, अपने आप को खुद से ही महान स्वामी जो है वो घोषित कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा हिरण्यगर्भ अनुष्ठान से क्या अभिप्राय है। ठीक है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान जो होता था ये इससे क्या अभिप्राय था, तो ये इसका जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है सोने का गर्भ। ठीक है, अब ये है क्या, तो जब हिरण्यगर्भ यानी कि अनुष्ठान ब्राह्मणों की सहायता से संपन्न किया जाता था। ठीक है, तो उनका माना जाता था, यानी कि वो उनका मानना था कि इससे याजक जन्म क्षत्रिय ना होते हुए भी वो क्षत्रिय के रूप में दोबारा क्षत्रिय प्राप्त कर लेंगे। यानी जब ये जो हिरण्यगर्भ अनुष्ठान था ये ब्राह्मण आके करवाते थे, ठीक है, तब उनका उस समय मानना होता था कि ब्राह्मण ने कदम रख दिया, यानी इन्होंने ये अनुष्ठान कर लिया, यानी कि अब हम क्षत्रिय ना होते हुए भी हम क्षत्रिय हो गए। ठीक है, और हमारा जो अगला जन्म होगा वो क्षत्रिय के रूप में ही होगा। क्लियर है, हिरण्यगर्भ अनुष्ठान क्लियर। इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सोने का गर्भ, यानी कि ब्राह्मण आते थे, अब जब ब्राह्मण के वहाँ के उनके चरण पड़ते थे वहाँ अनुष्ठान में, यानी उस अनुष्ठान को संपन्न करते थे, तो राजाओं का मानना था कि अब हम क्षत्रिय हो गए हैं, यानी अब हमारा द्वारा जन्म जो है, क्षत्रिय ना होते हुए भी वे खुद को क्षत्रिय मान लेते थे। ठीक है, और उनका जन्म फिर से क्षत्रिय में होगा। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखते हैं, जो राजा होते थे वो लोग क्या करते थे, ब्राह्मणों को भूमि अनुदान से पुरस्कृत करते थे, यानी कि उन्हें पुरस्कार के रूप में भूमि दान कर देते थे।
ठीक है, राजा लोग अपनी जो भूमि होती थी वो पुरस्कार के रूप में जो ब्राह्मण होते थे उन्हें दान कर देते थे। और ये जो होता था, ये क्या होता था, ये ताम्र पत्रों पर अभिलिखित होता था जो भूमि पाने वाले को दिया जाता था। ये सब क्या लिखा जाता था, यानी ताम्र पत्र पे ये अभिलेखित होता था जो भूमि दान करने वाले को दिया जाता था। ठीक है, 12वीं शताब्दी में एक बृहद संस्कृत काव्य राजतरंगिणी, जिसमें कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। अब क्या है, राजतरंगिणी में कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं का इतिहास दर्ज है। ये किसके द्वारा रचा गया था, तो कल्हण के द्वारा। राजतरंगिणी किसके द्वारा रचा गया है, किसके द्वारा लिखी हुई पुस्तक है, तो कल्हण के द्वारा। इसमें किसका वर्णन है, तो कश्मीर पर शासन करने वाले राजाओं के इतिहास दर्ज है। ठीक है, ये एक संस्कृत काव्य है। कौन, राजतरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया है, तो कल्हण के द्वारा लिखा गया है। इसमें क्या चीज दर्ज है, तो कश्मीर पे शासन करने वाले राजाओं की इतिहास दर्ज है। क्लियर। नेक्स्ट देखिए, किताब अल हिंद किसकी रचना है, तो ये अल बरूनी की रचना है। किताब अल हिंद अल बरूनी। ठीक है, मिल रहा है, ध्यान रहेगा। अल हिंद अल बरूनी की रचना है और किसमें लिखी गई, तो देखिए सब में अ है। ठीक है, तो अरबी में लिखी गई है। अल हिंद, यहाँ भी अल है, यहाँ भी अल है, अल बरूनी द्वारा लिखी गई और अरबी में लिखी गई। क्लियर। अब सबसे शक्तिशाली चोल शासक, अब जो सबसे शक्तिशाली जो चोल शासक थे वो कौन थे, तो राजराज प्रथम थे और इनका पुत्र कौन था, तो राजेंद्र प्रथम था। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, चोल साम्राज्य की प्रतिमाएं कांस्य प्रतिमाएं थी। ठीक है, चोल साम्राज्य की जो प्रतिमाएं होती थी वो कैसी थी, तो वो कांस्य प्रतिमाएं थी। चोल कांस्य प्रतिमाएं संसार की सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं में गिनी जाती थी। अब जब पूछा जाएगा कि सबसे उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं कौन थी, तो चोल कांस्य प्रतिमाएं, इसे सबसे ज्यादा उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाओं के रूप में गिना जाता था। ठीक है, या फिर ये पूछा जाता है कि चोल साम्राज्य की जो प्रतिमाएं है वो कैसी थी, तो कांस्य प्रतिमाएं थी। ठीक है, या फिर उत्कृष्ट कांस्य प्रतिमाएं जो थी वो कहाँ की थी, तो चोल की थी। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, उड़ तथा नाड़ू किसे कहते हैं, उड़ तथा नाड़ू किसे कहते हैं, तो किसानों की बस्तियां। ठीक है, जो किसानों की बस्तियां होती थी उसे क्या कहते थे, उड़ कहलाती थी। और नाडू गांव के समूह को नाडू कहते थे। जो किसानों की बस्ती होती थी, यानी कि जहां पे सिर्फ किसान रहते थे, जो उसकी बस्तियां हुआ करती थी, यानी इस जगह पे वो अपने बस्ती को बसाते हैं, यानी किसान रहते थे, उन्हें उड़ कहते थे। और गांव के समूह को, अब जो एक पूरा गांव है, यानी कि सिर्फ एक बस्ती नहीं, सिर्फ किसानों की नहीं, पूरा एक गांव जहां हर कोई रह रहा है, किसानों को अलावा भी और रह रहा है, उसे क्या कहते थे, उसे नाडू कहते थे। क्लियर है। ग्राम परिषद और नाडू न्याय करने और कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य करते थे। अब जो नाडू थे, इनका काम क्या था, तो न्याय करना, कर वसूलना, ये सब जो होता था प्रशासकीय कार्य वो लोग करते थे। नाडू क्या होते थे, तो गांव के समूह को नाडू कहते थे, यानी कि पूरे गांव का जो एक समूह होता था उसे नाडू कहा जाता था। अब ग्राम परिषद और नाडू जो है वो न्याय करने, कर वसूलने जैसी कई प्रशासकीय कार्य जो होती थी वो लोग करते थे। भूमि अनुदान या ब्रहदेय किसे प्राप्त होता था, यानी कि भूमि अनुदान, तो भूमि अनुदान किसे किया जाता था, तो राजा लोग ब्राह्मण को करते थे। ठीक है, क्यों करते थे, क्योंकि वो लोग कौन सा यज्ञ करवाते थे, कौन सा यज्ञ करवाते थे वो लोग, हिरण्य गर्भ अनुष्ठान करवाते थे। ठीक है, जिससे वो लोग क्षत्रिय ना होते हुए भी अपने आप को ये फील करते थे कि अब हम क्षत्रिय हो गए। क्यों, क्योंकि ब्राह्मण ने वो अनुष्ठान करवाया है। ठीक है, और हमारा जो जन्म होगा वो फिर क्षत्रिय में होगा। क्लियर है। तो भूमि अनुदान या ब्रहदेव किसे प्राप्त होता था, तो ब्राह्मणों को होता था। क्लियर।
तो आपका चैप्टर 2 जो है वो भी कंप्लीट हो चुका है। इसमें इतना ही पढ़ना है। आपका ये 2 चैप्टर आज करवाया गया है। जितना आपको इसमें बताया गया है उतना ही पढ़िए। ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं था, तो जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसमें थे वो आपको बता दी गई है। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग दिल्ली के सुल्तान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, यानी कि दिल्ली के सुल्तान के बारे में कौन किसने किसने शासन किया था। बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दिल्ली का सुल्तान, जो कल होगा आप लोग का। तो अच्छे से अपने माइंड को फ्रेश करके कल की क्लास में आप लोग को देखना है, ठीक है। तो हमारे क्लास 7th में जितने इम्पोर्टेंट चैप्टर है, जैसे आपका हो गया दिल्ली का सुल्तान हो गया, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मुगल साम्राज्य हो गया, ठीक है। शासक और इमारतें हो गया। 18वीं शताब्दी में नए राजनीतिक गठन, ये सब जो कुछ चैप्टर है जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्वेश्चन इससे बहुत देखने को मिलते हैं। उन सारे चैप्टर्स को पहले करवाया जाएगा, ठीक है। और बाकी जितने भी जिसमें कम पॉइंट्स देखने को अच्छे मिल रहे हैं या फिर एग्जाम में उतना उससे क्वेश्चन नहीं मिला है, वो सबको एक क्लास में आपका कंप्लीट करा दिया जाएगा। तो जो भी आपका इम्पोर्टेंट चैप्टर होगा पहले उसे कंप्लीट करवाया जाएगा। क्लियर है? तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू।